तो देखो आगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो अपने को जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है वो दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। क्या दी है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की गई है यहाँ पे, और साथ में क्या दी है? केमिकल रिएक्टिविटी। इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। तो इसके अंदर देखो, तो यहाँ पे इसने बताया है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी अपने को दे रखे हैं, ठीक है, तो उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स जो भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही थी। पर अगर हम सही ढंग से देखें तो जिन कंपाउंड की वो फॉर्मेशन करते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका एक हम सीधा सा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसको पढ़ के आप जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जितनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कोई भी जो आपको एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? केमिकल रिएक्टिविटी होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा उसमें मिलेगी। और जो केमिकल रिएक्टिविटी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि उस सब्सटेंस यानी उस एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी या आयनाइजेशन इंथैल्पी की जो हम बात करें तो वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? लो होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ही लो अपने को क्या मिलेगी? आयनाइजेशन इंथैल्पी मिलेगी। और जितनी ही लो क्या होगी? आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको मिलेगी, उतनी ही जल्दी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो बिहेव करेंगे किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो मतलब जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या आप कह सकते हो उसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? ईजिली होगा। क्या होगा? ईजिली होगा। या आप कह सकते हो कि वो क्या बनाएगा? स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड ये इतने कंसेप्ट है, जिसको इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जानकारी होती है ना, तो वो इनके ऊपर बेस्ड जितने भी रीजनेबल क्वेश्चन है उनका ईजिली आंसर दे पाएगा। उसको फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम किस तरह मेज़र करते हैं। तो ये हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो उसी एलिमेंट का मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि जो कोई भी मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में क्या करोगे? मेज़र करोगे। ठीक है, तो हमें पता है वो क्या करते हैं? इस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर से हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी एलिमेंट्स का, या जो कोई एलिमेंट स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो अपने को दी है वो है सब्लिमेशन एनर्जी या सब्लिमेशन इंथैल्पी। ठीक है, नंबर सेकंड जो अपने को दी है वो दी है आयनाइजेशन इंथैल्पी, और नंबर जो थर्ड अपने को दी है वो दी है हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब कोई कंपाउंड की जो
कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है उसकी स्टेबिलिटी वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमें पता है कि कोई भी जो कंपाउंड आपको दिया है उसको आप किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या देते हो, सब्लिमेशन इंथैल्पी। उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो इंथैल्पी दी जाती है उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन इंथैल्पी। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि अब ये जो गैसियस सब्सटेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको हम आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या देंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि जो आपको आयनिक सब्सटेंस मिला है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्वस उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इंथैल्पी उसमें रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये जो तीनों इंथैल्पी दे रखी है, ठीक है, इनके सम से अपने को मिलती है टोटल एनर्जी। ठीक है, जो किसका सम होती है, हमें पता है सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस में आयनाइजेशन इंथैल्पी और प्लस में हाइड्रेशन इंथैल्पी। जिस सब्सटेंस के लिए इन तीनों इंथैल्पी का जो टोटल सम है, यानी ये जो डेल्टा एच की जो वैल्यू अपने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव मिलेगी उतना ही ज़्यादा उसका नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बस इसी फैक्टर से हम डिसाइड करेंगे कि किस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ट कई क्वेश्चन। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसने कहा है कि अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसके लिए, जिंक और जो आपको क्या दी है, मैग्नीज दी है। क्या दिया है, जिंक और मैग्नीज। इसके लिए जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों मिलती है, क्योंकि हमें पता है जो जिंक है वो क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। वो अपने 4s ऑर्बिटल के अंदर जो उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका लॉस करके क्या बनाएगा, इजीली से Zn2 पॉजिटिव आयंस बनाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी तरह जो मैग्नीज है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस करके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हाई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसका मतलब ये क्या है, अपने डाईवैलेंट स्टेट में आने के लिए एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर मैग्नीज का जो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा, यानी 3rd इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि इसने d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रखा है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि Mn3 पॉजिटिव और यहाँ तक कि इसने कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की भी बात की है, इन दोनों के लिए जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलती है ना वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी।
और इस स्टेट के अंदर ये दोनों किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि जैसे ही जिसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे मैग्नीज की बात करें, अगर ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 हाफ हिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। सेम यही केस किस में मिलता है, कोबाल्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसका सम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट ये क्लियर हुआ होगा कि हमें सब्लिमेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। बट ये एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है। ये एनर्जी रिलीज होती है जब कोई 1 मोल कोई सब्सटेंस हाइड्रोलाइज होता है ना, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। तो ओनली यही हमें क्या वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है, बाकी एनर्जी तो हमें देनी पड़ रही है। अगर देने की वैल्यू ज़्यादा हुई और जो निकल रही है वो कम हुई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हुई और इनका सम क्या हुआ, कम हुआ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया है कि जो निकल होता है ना, निकल की भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती है। जबकि ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों मिल रही है, तो इसके पीछे सीधा सा रीज़न है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, हाई होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इसकी जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। समझ में आया? तो जो भी एलिमेंट्स है जिसका अपने को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान, तो वो किसके बेस पे मिल रहा है, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पे मिल रहा है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आप इसी तरह इसको शो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया अगर आप आयरन का देखो, ठीक है, आयरन के लिए अगर आप देखो 3 पॉजिटिव और ये आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसके लिए अगर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाए किसकी कंपेयर में, मैग्नीज की कंपेयर में, किसकी कंपेयर में, क्योंकि रीजनेबल क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे। ठीक है, कहेंगे कि मैग्नीज की कंपेयर में आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है या लेस पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ में आई बात, लेस क्या, मोर पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तब मिलेगा जब ये क्या है 3d5 से 3d4 बनेगा। तो ये तो स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नहीं बढ़ना चाहेगा ना, तो इस यहाँ पे तो ज़्यादा आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। जबकि इसके केस में क्या है, ये 3d6 से 3d5 हाफ हिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया ना कि इसके केस में जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई डाउट? अगर यहाँ पे आपसे पूछे किसका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 नहीं 3d5 4s1 ये होता है। अगर ये क्रोमियम 2 पॉजिटिव है तो क्या बना देगा, 3d4। अब ये कह रहा है कि ये 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, 3 पॉजिटिव, ईजिली बन जाता है। मतलब ये किसका काम कर रहा है, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, मतलब इस स्टेट में आता है, तो इसके पास 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो करेगा, किसमें,
T2g ऑर्बिटल में, जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इसलिए ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करो। कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। या आप कह सकते हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, या आपके पास रीज़न होगा कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा नेगेटिव मिल रही है। समझ में आई बात? जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था, क्या कि कॉपर मोनोवेलेंट आयन इज लेस स्टेबल देन कॉपर डाईवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू देखोगे वो ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है, जबकि इसमें कम पॉजिटिव मिल रही है ना। समझ में आई बात? तो इस केस में मैंने बताया था कि इसकी केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो जो कॉपर डाईवेलेंट आयन की होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए इसका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपेयर में स्टेबल होता है। तो रीजनेबल क्वेश्चनों का आंसर हो जाएंगे ना यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? ठीक है। उसके अलावा अब देखो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उतनी ही जल्दी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? रिएक्टिव होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, और उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। ये थे कंसेप्ट। इसके अलावा यहीं पे अपने को कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिया, किसका लेंगे हम? क्रोमियम का ले लो, क्रोमियम, मैग्नीज, और किसका लें? इन दोनों का ही ले लेते हैं, या वैनेडियम। ठीक है। इनके ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। या चलो इनके ऑक्साइड बना लिए, हमने बनाया इसका क्या बनाए? इसका कितना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? 2 तो होता ही है ना। तो आप इसको VO भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। इसका मैंने बना लिया Cr2O3, और इसका मैंने बना लिया Mn2O7। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहे हैं। तो ये तो आपको पता है कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, पता है ना, मैंने बताया था। क्या हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। आयनिक कंपाउंड हमें ओनली 1 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, लॉस नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले कौन से? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये पूछा जाता है ना कई बार। क्या पूछा जाता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कौन इजिली इलेक्ट्रॉन ले यानी गेन करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब इजिली कौन रिड्यूस हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही इजिली रिड्यूस होगा। ठीक है। तो मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है। तो इस टाइप के रीजनेबल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कर लोगे। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट के। मैंने बताया था ना, जैसे क्रोमियम। ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड, उससे पहले ये Cr2O3 कर लो। ठीक है। ये आ गया क्रोमियम ऑक्साइड, या यहाँ पे मैंने Cr2O7 कर दिया। तो इसमें अगर आपसे पूछे कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो ये क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा?
एसिडिक नेचर में। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे इसने ये भी बताया है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना वो क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके साथ दिखाएंगे? किसके साथ दिखाएंगे? न्यूट्रल लीजेंट के साथ। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अगर आपको दिया निकल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है, आयरन पेंटाकार्बोनिल, समझ में आया? तो इनके अंदर इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि ये लीजेंट जो है ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। समझ में आया? तो मतलब सभी तरह के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे उनके कंपाउंड्स के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कोई डाउट? बस ये कंसेप्ट चलेंगे, जितने भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चारों ओर बातें घूमती रहेगी, और जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़े हैं वही उसका बेसिक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो अपने को कौन सी दी है? कैटलिस्ट की। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, आपसे पूछा जाता है कि ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फील्ड। क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट बनाएंगे, और ये इंटरमीडिएट जो मिलेंगे ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होके क्या देगा? हमें कैटलिस्ट देगा और साथ में प्रोडक्ट देगा। समझ में आई बात? जैसे मैंने ये कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ ये इंटरमीडिएट बना लिया कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के साथ, पर जैसे ही दूसरा रिएक्टेंट आया, ठीक है, तो इसने इसके साथ रिएक्शन करके क्या दिया? प्रोडक्ट दिया, और कैटलिस्ट अलग हो गया। समझ में आई? तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में करते हो? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह हुई, किस तरह कैटलिस्ट ने करवाई? तो उसमें देखो ये कह रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगी, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, तो ये इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो यही बदल देगा, जबकि खुद इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया ना, यहाँ +5 था, यहाँ +4 हो गया वैनेडियम का। तो इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण क्या है? हम कह सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट वापस रीजनरेट भी हो गया। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, इसी तरह इसने एग्जाम्पल दिया अपने को किसका? फेरिक आयंस का। ठीक है, फेरिक आयंस जो है ना, इसकी रिएक्शन दे रखी, यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप रिएक्शन देख सकते हो, ये अपने को आयोडाइड दे रखा है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस में, और यहाँ से क्या रिलीज होगी? आयोडीन। तो इसकी रिएक्शन जो दे रखी है अपने को फेरस की, किसके साथ? पर सल्फेट के साथ दे रखी है ना। ठीक है, तो इससे ये क्या कर देगा? वापिस से फेरिक आयंस और सल्फेट आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या था? कैटलिस्ट था। ठीक है, तो इस तरह अपने को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड रिएक्शनें दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है,
उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती है किसके लिए? किसके लिए होगी भाई? नाइट्रिक एसिड के लिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। हैबर प्रोसेस जिसमें अमोनिया गैस बनती है, किसकी प्रेजेंस में? आयरन एंड मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट जैसे दे रखा है। फिशर ट्रोप्स्क प्रोसेस बोलते हैं इसको, ट्रोप्स्क फिशर, ठीक है, जो किसके लिए? गैसोलीन की सिंथेसिस के लिए है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट विद थोरियम, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सी प्रोसेस अपने को दे रखी है, उनमें कैटलिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कैटलिस्ट में क्या होती है? ये चीज़ें होती है, या उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, उसके ऊपर रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर उससे सेपरेट हो जाते हैं। ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी में था, ठीक है। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते बट वो आपके कट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको बोलते हैं पता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं अगर आपको कोई भी क्रिस्टल लेटिस दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि ये आपको कोई भी क्रिस्टल लेटिस दे रखी है जिसके अंदर ये एटम की अरेंजमेंट है, ठीक है। मान लो कोई ये मेटल दे रखा है और उस मेटल में ये एटम है, ठीक है, ये तो हो गई क्रिस्टल लेटिस, बट इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। किस तरह? यहाँ पे इसने बताया कि इसके अंदर क्या है कि कुछ स्मॉल एटम जो क्या होंगे? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, वो क्या कर लेते हैं? इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और जो बॉन्ड बनते हैं ना इसके अंदर, ना ही तो वो क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, और ना ही वो क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। यानी आप कह नहीं सकते कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर इस टाइप की बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कंपाउंड जो अपने को मिलेंगे वो क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें कैटायन या एनायन का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे हम देखें यहाँ पे इसने जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज नाइट्राइट हो गया, ठीक है, वेनेडियम ये हाइड्राइड दे रखा है। इस तरह के कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो टाइटेनियम है ये जो हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होता है, ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 1.7 के कुछ आसपास इनका रेशियो होता है। इसी तरह जो वेनेडियम हाइड्राइड है ये 0.56 इनका रेशियो, मतलब कोई स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके करेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं कई बार। क्या पूछेंगे? करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं? हार्ड और रिजिड कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड और रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये इतने हार्ड होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे बोरोन का जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है ना, वो एक तरह से डायमंड जितनी हार्डनेस रखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बताया इनका हाई क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो प्योर मेटल की तरह होती है। किसकी तरह? प्योर मेटल की तरह ये क्या है? कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। और भी कई टाइप की आपको प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया वो क्या दिया है? एलॉय फॉर्मेशन। कौन सी है? एलॉय। एलॉय को हिंदी में बोलते हैं क्या? मिश्र धातु, ठीक है। तो एलॉय क्या होता है भाई? ये क्या होता है? एक होमोजीनियस
मिक्सचर होता है किसका, होमोजीनियस एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, उनका जो हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल को हम क्या है मोल्टन स्टेट के अंदर, मतलब उनको मेल्ट करके जब मिक्स करते हैं और फिर जैसे ही कूलिंग करेंगे तो जो अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय मिले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। ठीक है, और एलॉय फॉर्मेशन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एलॉय हमें उन्हीं मेटल्स के मिलेंगे जिनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एटॉमिक रेडियाई है इज़ नॉट डिफर देन 50%। ठीक है, यानी 15% से ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उन्हीं ट्रांजिशन मेटल्स के हम क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे देखो तो हमें पता है जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होते हैं या दूसरे सिमिलर करेक्टरिस्टिक अपने को देखने को मिलेंगे, तो वो इजीली क्या बना लेंगे, एलॉय बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील या सीधा स्टील की हम बात करें तो ये क्या एक एलॉय है। ठीक है, कौन से एलॉय है, फेरस एलॉय, आयरन के साथ बनाए जाते हैं ना ये। ठीक है, आयरन जो है वो किसके साथ, क्रोमियम के साथ, वेनेडियम के साथ, टंगस्टन के साथ, यानी इन वगैरह के साथ क्या बनाता है, अपने एलॉय की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ भी क्या करेंगे, एलॉय बनाते हैं। किसके साथ है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रास, ब्रोंज। ठीक है, तो जो ब्रास होता है वो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, और जो ब्रोंज होता है वो होता है कॉपर प्लस टीन। तो ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ अपने को इसके दिए हुए हैं। ठीक है, इनके अगर आप करेक्टरिस्टिक देखोगे तो जो एलॉय होते हैं वो भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ना, हार्ड और रिजिड होते हैं। उसके अलावा वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट ही शो करेंगे। इसके बाद कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। समझ में आया। केमिकल इनर्टनेस तो हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड में मिलती है। ठीक है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ये भी आ जाता है ना जो स्टील वाला है, क्योंकि आयरन जो है वो कार्बन के साथ क्या देता है, स्टील देता है, तो वो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी बची है, तो ये हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, कुछ एक छोटी सी बातें हैं वो और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी क्या स्टडी किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। ठीक है, तो उनके अंदर हमने देखा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 3 से लेकर 12 ग्रुप तक प्रेजेंट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। 3 से 12 ग्रुप्स तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी टोटल कितने ग्रुप है, ये 10 ग्रुप अपने को देखने को मिलेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे जो ग्रुप 3 और जो ग्रुप 12 है, ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर काउंट नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप 3 के अंदर अगर आप देखो कौन से आते हैं ग्रुप 3 में, स्कैंडियम, वाइटेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। इसी तरह हमें पता है 12 के अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये दे रखे हैं, ये भी +2 ही शो करते हैं। वैसे भी इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं क्या, नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्रुप 4 से लेके 11 तक जो अपने को दिए हैं वो क्या है, सीधे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। समझ में आया। इनकी बातें पता होनी चाहिए, बाई चांस कंपटीशन या स्कूल एग्जाम में पूछ लें। ठीक है, इसके अलावा हाईली अबंडेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कौन है, आयरन है, जो सबसे ज़्यादा अपने को मिलता है।
उसके अलावा अगर आपसे पूछे जो सिंथेटिक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन सा है, टेक्नीशियम, जो बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है, सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको प्रिपेयर किया गया है। और हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है वो कौन दिखाता है, ओस्मियम एंड रुथेनियम। ये क्या करेंगे, हाईएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करते हैं, कितना, +8 का। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी। कोई डाउट है किसी को? और केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कौन सी ट्रांजिशन सीरीज शो करेगी, तो आपको ध्यान रखना है 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा अपने को दिया है, हम पढ़ेंगे अब पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है, पोटेशियम है, जो डाइक्रोमेट अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो A to Z हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर, उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वगैरह सारी स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही इसके जो क्वेश्चन है वो बनने शुरू हो जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, इसका ओर कौन सा है, तो ये क्रोमाइट ओर से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। किससे? क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर जो है उसका फार्मूला क्या दिया है, ये। ठीक है, इस तरह भी लिखा हो सकता है FeO, ये Cr है ना, ठीक है, FeO CrO3, Cr2 यहाँ Cr2। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? ये है क्रोमाइट ओर। इससे हम तैयार कैसे करेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन में देखो अपने को 3 स्टेप रिएक्शन दी है, बस उसको देखना है आपने। इसमें क्या किया जाता है, जो आपको क्रोमाइट ओर दिया है उसको आप किसके साथ ट्रीट करोगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया जाता है। तो इससे हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, और हमें पता है यहाँ कार्बोनेट है। ठीक है, और साथ में आयरन है, तो आयरन का तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बोनेट है तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ में आया? तो ये तो है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमाइट और से किसकी, सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सोडियम क्रोमेट अपने को दिया है उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जैसे इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर, और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, और साथ में H2O मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये हाईली सोल्यूबल होता है। क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। तो इससे हम क्या तैयार कर सकते हैं, इससे हम तैयार कर सकते हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब आप सोडियम डाइक्रोमेट को किसके साथ ट्रीट करते हो, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। ठीक है, साथ में NaCl मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है तो अभी बताना मेरे को। उसके बाद जो देखो इसके अंदर अब हमने देखा ये जो अपने को मिलेगा ना, ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ठीक है,
तो इस जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, पोटेशियम क्रोमेट मिल जाता है, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा, किसका, ठीक है। उसके अलावा जो अपने को इसने बताया कि अगर आप पोटेशियम क्रोमेट जो है उसको दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पूछा जाता है आप क्या कर सकते हो, जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट जो आपको दिया है इसको आप कोई एल्कली के साथ ट्रीट कर दो, किसके साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस डाला तो आपको मिलेगा क्या, K2CrO4 प्लस H2O मिलेगा। यानी ये क्या है, ऑरेंज कलर का है और इससे क्या मिलेगा आपको, येलो कलर मिलेगा। और जो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट मिल रहा है, अगर आप इसको एसिड के साथ ट्रीट कर दोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, ठीक है। साथ में पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में H2O मिल जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन है ना, ठीक है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में ये इस तरह भी लिखे हो सकते हैं ना कि Cr2O7 2 नेगेटिव, ये जो दिया है अपने को, यहाँ पे आप एल्कली डालो OH नेगेटिव, तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CrO4 2 नेगेटिव मिल जाएगा। या आप CrO4 2 नेगेटिव जो आपको दिए इसमें क्या डालो, एसिड डालो, तो इससे क्या मिल जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, जो Cr2O7 2 नेगेटिव और जो अपने को क्या दिए CrO4 2 नेगेटिव, जब pH क्या होती है 4 होती है, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया, कर लोगे। उसके बाद देखो जो आपने जो ज़्यादातर करना है वो देखो पॉइंट, ये तीनों स्टेप करनी है अच्छी तरह, ठीक है। और ये 2 स्टेप आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो हम करेंगे इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं ना, क्योंकि स्ट्रक्चर एग्जाम में आएंगे तो वो यहीं से आएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर। एक चीज़ आपने नोट की कि चाहे वो पोटेशियम क्रोमेट है चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, क्या चीज़ नोट की क्या किसी ने, उन दोनों के अंदर क्रोमियम अपने सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज नहीं होता। समझ में आई बात, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमेट का, 2 तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। हमें पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलनी है आपको, ठीक है। तो आप इसके 2 तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई। एक तो बुक में इस तरह दिया है, ऊपर 2 नेगेटिव लगा दो, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो, रियल स्ट्रक्चर जैसे है वैसे शो करना हो, इन पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो 2 ऑक्सीजन पे, बाकी का इस तरह बना दो, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये तो हो गया किसका, क्रोमेट का। और इसका कलर पूछे तो येलो कलर होगा, अच्छी तरह दिमाग में, ठीक है। फिर दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको जो स्ट्रक्चर दिया है ना वो इस तरह दिया है, ऐसे बना दूँ या सीधा ही बना देते हैं ना, पहले बुक की तरह बना देते हैं, ठीक है। जैसे बुक ने किया हम नकल उतार देते हैं उसकी, इस तरह, ठीक है।
यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रा आपको देखने को मिलेंगे और इसका कलर कौन सा होगा, ऑरेंज। और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 126 डिग्री। ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक आपने 2 नेगेटिव नहीं लगाया ना तो ये क्वेश्चन आंसर गलत होगा। समझ में आया? अगर आप ज़्यादा सियाना बने तो ज़्यादा तंग होंगे। ठीक है, या आप इस तरह बना सकते हो भाई, जिसको ये वाला मेथड इजी लगे, मेरे को लगता है वैसे किसी को लगता हो। ठीक है, यानी 2 क्रोमियम एटम जो हैं वो आपस में किसके थ्रू लिंक होते हैं, ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, ज़्यादा तो नहीं होगी कि ज़्यादा ही होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने बताया कि जो ये सोडियम क्रोमेट है ये क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो कई तरह से सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इनका यूज़ हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर करते हैं, लैब के अंदर कई कामों में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं ना, हम उसके अंदर प्रॉब्लम डाल देंगे। किस तरह, देखो मैं कहता हूं बस उतनी सी बात याद रखना, अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती है तो आपको एक भी रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है हम आयनिक स्टेट में सारी रिएक्शन पढ़ेंगे ताकि इजीली याद हो जाए। ठीक है, हमें पता ये है डाइक्रोमेट, और जब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा ना तो ये क्रोमियम का जो साल्ट बनाएगा उसके अंदर क्रोमियम अपना 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, सारी रिएक्शन आपके याद हो जाएगी। इतनी तो याद रख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो। ठीक है, और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन किस में शो करेगा, एसिडिक मीडियम में। किस में, एसिडिक मीडियम के अंदर शो करता है। किस तरह शो करेगा, देखो हमें पता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है एसिडिक मीडियम में उतने H2 लगा दिए जाते हैं, पता है। एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे 3 पॉजिटिव और यहाँ पे कितना है, 6 पॉजिटिव है। कितना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर से इधर गया क्रोमियम तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। अब देखो हमें ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, हाइड्रोजन इधर कितनी है 14, इधर कितनी है, एक भी नहीं है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, H पॉजिटिव। तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन तैयार होगी ना, याद नहीं करनी पड़ेगी, ये गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अपने को दिया है वो ये कह रहा है कि ये क्या करता है, आयोडाइड से आयोडीन में बदल देता है। मतलब आपको कहते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को हमने ट्रीट किया, किसके साथ है, किसके साथ ट्रीट किया, पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखो। तो आपको पोटेशियम आयोडाइड लिख दे तो आप इसको तोड़ो किसमें, इस तरह। यानी ये आयोडाइड से क्या बनाएगा, आयोडीन बनाएगा। जो बनाएगा उस रिएक्शन को लिखो, बना दी आयोडीन। इतना तो याद रख सकते हैं, आयोडाइड से आयोडीन, तो 2 आयोडीन है तो 2 यहाँ पे लगाया, 2 है। इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका 0, मीन्स यहाँ से इधर गया तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये गेन कितना कर रहा है, 6। मतलब ये जो अपने को है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन दी है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसी तरह करना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हमें टोटल चाहिए 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6I नेगेटिव, और इससे क्या मिला 3I2 और +6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके और इस रिएक्शन दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, जोड़ना तो आता है आपको। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा
Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। ठीक है, जो सेम साइड है उनको ऐड कर दो, अपोजिट साइड है उनको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गए। तो अपने को क्या मिला, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस क्या हो गए 14H पॉजिटिव और 6I नेगेटिव, और इससे मिला 3I2 प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 हो जाएगा। चाहे आपको आयोडाइड से आयोडीन दिए, चाहे आपको सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एग्जाम में रिएक्शन आई थी तो उसको इस तरह करना था, ये इस तरह टूट गया, तो सल्फाइड से क्या बनानी है, सल्फर बनानी है। ठीक है, सेम उसी तरह करोगे। यहाँ पे हमें पता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, गेन कितने कर रहा है 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, 3s2 नेगेटिव से क्या मिला 3s प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब उसको सेम उसी तरह क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आया। तो सारी के सारी रिएक्शनें जो होनी है यहाँ पे वो इसी तरह से होनी है और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया। तो इस तरह कर लोगे सारी रिएक्शनें। ठीक है, बस इनको ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह स्टेनस से दिए SN2 पॉजिटिव से क्या दिए SN4 पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे आपको कह दे कि SnCl2 से क्या बनाया इसने SnCl4 बनाया। आप इसको देखो ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 से क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है 4 बना रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, जबकि गेन 6 कर रहा है, 6 गेन कर रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके साथ ऐड कर दो, तो अपने आप ही रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। अब इसके साथ ऐड ही करना, उसको हो जाएगी ना सारी की सारी रिएक्शन। कोई डाउट है किसी को ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में। ठीक है, उसके बाद जो देखो अपने को हमें दिया जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट का। बट उससे पहले एक रिएक्शन आती है, कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया, ये मैं भूलना नहीं चाहता था, शुक्र है मेरी याद आ गया। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पूछा जाता है। ये जो टेस्ट है ना, ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है किसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है। इसमें देखो जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट अपने को दिए है, क्या दिए है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्या है, जो कोई भी क्लोराइड है, ठीक है, उनके साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे अपने को रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेंगे, किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के। यानी क्रोमाइल क्लोराइड अगर अपने को मिलता है तो ये इस बात को शो करेगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, क्लोराइड है, आयन है प्रेजेंट है। समझ में आई बात। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। कोई भी जो साल्ट होगा जिसमें क्लोरीन है वो क्या बनाएगा, हमेशा क्रोमाइल क्लोराइड बनाएगा, किसके साथ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। कोई डाउट किसी को, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पोटेशियम पर मैग्नेट और उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, वो हम पढ़ेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इसको किससे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम पर मैग्नेट अपने को डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें क्या बनाना पड़ेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट जो है वो होता है K2MnO4। ठीक है,
अब देखो यहाँ से सीख लो, इसका और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग अलग है। समझ में आई बात? ये बातें सीखनी जरूरी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो और है, और कौन सा है, पायरोल्यूसाइड। ठीक है, ये एग्जाम में आया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम मैग्नेट का जो और है उसका क्या नेम है। ठीक है, तो बात ये आती है कि इसको हम तैयार कैसे करेंगे पोटेशियम मैग्नेट को। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन में देखो, प्रिपरेशन के अंदर दिया है कि जो पायरोल्यूसाइड है या आपके दो मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, उस इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, जब उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, कोई एल्कली के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या आप इसको पोटेशियम कार्बोनेट के साथ भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम परक्लोरेट दो ही लिए गए हैं। ठीक है, जैसे ही उसके साथ इसको ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पोटेशियम मैग्नेट। क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट, और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। समझ में आ गया? अगर आप इसकी बजाय क्या लेते, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट की बजाय पोटेशियम कार्बोनेट लेते, ठीक है, और वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भी आपको क्या मिलता, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट मिलता। अब पोटेशियम कार्बोनेट है तो इसके कारण क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और साथ में अपने को और क्या मिलेगा, और क्या निकल सकता है यहाँ पे, मैग्नीज जो ऑक्साइड है, क्या नहीं दिया, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये इतना ही निकलेगा। समझ में आ गया? इसके अलावा भी और रिएक्शनें दे रखी है अपने को, किस तरह, ये जो मैग्नी, आपने इनमें से बस एक दो ही करनी है जो पूछे, एक्स्ट्रा मेथड अपने को दिए हैं। जैसे पर मैग्नेट है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ मैंने ऑक्सीजन के बजाय क्या ले लिया, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता, पोटेशियम परक्लोरेट भी ले सकता था। क्या ले सकता था, एल्कली के साथ पोटेशियम परक्लोरेट। ठीक है, तो भी मेरे को क्या मिलती, पोटेशियम मैग्नेट मिलता। ठीक है, साथ में क्या मिलता, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या मिलता, वाटर मिलता। तो ये इनमें से आप कोई एक मेथड, ऊपर वाला दूसरा या एक दो मेथड करना, सारों में मत उलझना। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रिपरेशन पूछी जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये तो हो गया सीधा प्रिपरेशन। उसके बाद जो इसने अपने को बताया है कि इसकी अपने को जो मैग्नेट आयन यानी जो है, इसके बारे में इसने बताया कि ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन या आप कह सकते हो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो होगा कौन सा, ये अपने को दे रखा है मैग्नेट आयन, किसमें, न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं सोच रहा हूँ करवाने को। इसका क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब समझते हो, सेम का ही क्या होना, ऑक्सीडेशन, और सेम का ही रिडक्शन होना। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, क्या हो जाएगा इसका भाई, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, किसमें, न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम में। तो क्या बनाएगा ये, पर मैग्नेट बनाएगा। ठीक है, और साथ में मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में H2O। ठीक है, यहाँ इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ +7 है, और यहाँ +4 है। तो मतलब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है ना, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को क्या है, पोटेशियम मैग्नेट से क्या बनाना है, पर मैग्नेट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पोटेशियम मैग्नेट से बनाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, किसके द्वारा,
ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें अपने को दो तरह के मेथड दिए हैं भाई। दो मेथड कौन कौन से दिए हैं यहाँ पे इसने अपने को? एक तो बताया है केमिकल मेथड, आपको जो ये अच्छा लगे वो करना, सारी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये अपने को दिया है पोटेशियम मैग्नेट। जब इसको हम किसके साथ ट्रीट करें, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। CO2 है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? पोटेशियम कार्बोनेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगी मैग्नीज ऑक्साइड। मान लो ये याद नहीं रहती तो यहाँ पे आप यूज़ करो किसका? क्लोरीन का। ठीक है, जब आप इसमें क्लोरीन डालोगे तो उससे क्या मिलेगा अपने को? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और क्लोरीन है तो वो पोटेशियम के साथ क्या बनाएगी? पोटेशियम क्लोराइड। मान लो ये याद ना रहे तो आप क्या करो? पोटेशियम मैग्नेट को किसके साथ ट्रीट करोगे? ओजोन के साथ। ओजोन भी क्या होती है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, तो ये अपने को क्या देगी? ये भी अपने को पोटेशियम परमैंगनेट, साथ में क्या देगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2। ठीक है, तो इनमें से कोई एक याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर लेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का यानी क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, कौन से मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में ना। ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है? पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन का मेथड दिए है। समझ में आई बात? तो जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड जो आया था एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो है लेबोरेटरी मेथड। क्या दिया है? लेबोरेटरी मेथड जितने भी होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ये ऊपर वाला चेक करो ना करो, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो राइट द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो उसके अंदर जो अपने को दिए हैं वो ये बताया गया है कि इसको हम किससे तैयार कर सकते हैं? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज साल्ट। इसका मैग्नीज साल्ट, यानी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिए। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसके द्वारा? बाई जो अपने को दिया है पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसने अपने को दिए है ये मैग्नीज साल्ट, जैसे आपको मैग्नीज क्लोराइड दिया, कोई साल्ट दिए जिसमें इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको आप क्या करो? पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ ट्रीट करो। किसके साथ? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो आपको क्या बनाना है? हमें पता है, हमें तो परमैंगनेट बनाना है, बस उसका फार्मूला लिख दिया। समझ में आया? ये पर सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर दो? सल्फेट के अंदर। ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा तो H पॉजिटिव मिल जाएगा। बैलेंस नहीं करनी, बैलेंस करे अगला। ठीक है, टाइम हो तो बैलेंस करो, नहीं तो छोड़ दो उसको, वहीं समस्या खड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी जितनी भी जो प्रिपरेशन थी जो अपने को दी हुई थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से पहले चलो स्ट्रक्चर में ही देखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगे अपने को। आपने ये पहले पढ़ा भी होगा, ना पढ़ा तो अब देख लो। ठीक है, तो अपने को 2 दे रखे हैं। कौन से? एक तो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और एक मैग्नेट और दूसरा परमैंगनेट, ये दोनों दिए हैं ना। ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये जो होता है ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, और ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ग्रीनिश लस्टर होती है, इसमें ग्रीनिश लस्टर मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, तो एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे
ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये बातें पूछी जाएगी कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। जबकि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बेचारे के पास। तो ये क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाओ। हमें पता है पर मैग्नेट में 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन पे क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक होगी, ठीक है। जबकि इसके अंदर अगर आप देखोगे 1 ऑक्सीजन नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड से। आप उसकी तरह भी बना सकते हो, सभी ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड बना के, यानी आप इस तरह भी बना सकते हो जैसे बुक ने शानप से काम किया है। 2 नेगेटिव कर दो, ठीक है, मैग्नेट के लिए, और इस पे क्या करोगे, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। आ गया स्ट्रक्चर समझ में? अब जो अपने को दिया है, क्या दिया इसका, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो बस आप सिरे पे पहुंच रहे हो, ठीक है। अभी हो जाएगी, 5-10 मिनट की कहानी है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी बात है ना, यही खराब करती है, ठीक है। ये क्या है, एल्कली, न्यूट्रल मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, और एसिडिक मीडियम, तीनों में क्या करेगा, अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो अपने को दिया है, ठीक है, जो सबसे पहले हम कौन से मीडियम में पढ़ना पसंद करेंगे, एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर देखो, तो आपको जो बात याद रखनी है ना, बस वो ध्यान रखना कि कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे प्योर एसिडिक मीडियम कह दिया, ठीक है, तो पर मैग्नेट आयन लो, ठीक है, और उससे क्या बना दो, मैग्नीज साल्ट बना दो। बस इतना सा याद रखना है। बाकी आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करनी आती है। कैसे, इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका +2 है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, इधर एक भी नहीं है, तो 4H2 हो गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर एक भी नहीं है, तो 8। याद नहीं करनी पड़ी है ना, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक एसिडिक मीडियम के अंदर अगर आपको कह दे, एसिडिक मीडियम ना कहे, क्या कह दे आपको, न्यूट्रल, तो ये मूर्ख बनाता है कई बार न्यूट्रल वर्ड के होती तो वो एसिडिक में ही है। न्यूट्रल मीन्स एसिड और बेस दोनों ऐड किए, बट एसिड अपना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपको कोई रिएक्शन बैलेंस करनी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल मीडियम में ये बनाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? तो अब इसके अंदर भी चेंज देख लो, +4 हुआ, कहाँ से, +7 से, तो मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो 2H2। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 4H पॉजिटिव। तो ये आपको कोई भी, मेनली आप इसको प्रीफरेंस दोगे जो अब एसिडिक मीडियम की बात आएगी। करें अब इसकी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो आप थोड़ा सीख चुके हो, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम में। कहाँ से, वही उठा ले, आयोडाइड से, आयोडीन। आयोडाइड से अगर आपको कह दे आयोडीन बनानी है, एसिडिक मीडियम में दी है, तो हमें पता 2 आयोडीन है, तो 2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो हमें पता गेन कितनी कर रहा है, 5, क्योंकि ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल वाले नहीं, एसिडिक, ठीक है। तो लॉस गेन इक्वल होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10I नेगेटिव और 5I2 और 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 2MnO
4, ठीक है। इसको हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो ये आ जाएंगे 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐड कर दो, ठीक है। अपोजिट साइड कैंसल, बाकी 8, तो क्या आ गया 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव से क्या मिल रहा है 5I2 प्लस 2Mn2 पॉजिटिव। बस ओवरऑल रिएक्शन इस तरह आप बना दोगे, समझ में आया। आपसे कह दे कि ऑक्सलेट से, ऑक्सलेट को क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा ना, ठीक है। तो ऑक्सलेट या ऑक्सलिक एसिड लिखा, मान लो ये आपको ऑक्सलिक एसिड दिया है भाई, क्या दिया है, ठीक है, साथ में 2H2 होता है ना, समझ में आई बात। तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, हमें पता है कि ये टूटेगा किसमें, नेगेटिव है, ठीक है, बाकी वो छोड़ दो 2H पॉजिटिव और यहाँ 2H2O सीधा ही लिख दो। चलो मेन तो ये फोकस है ना, क्या है ये, ठीक है। ये जो ऑक्सलेट अपने को दिया है, ठीक है, ये टूट के क्या देगा, CO2 देगा, और क्या देना है इसने, ठीक है। और जब CO2 देगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। रिएक्शन को समझना जरूरी है आपके लिए कि जब ऑक्सलेट टूटता है तो क्या देता है, CO2, क्योंकि हर कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है, CO2 निकल गई, बट एक के नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो चार्ज भी हटेगा, तो एक नेगेटिव चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस हो गए। गेन कौन करेगा, मैग्नीज, तो ये 2 लॉस कर रहा है, वो 5 गेन कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 5C2O4 2 नेगेटिव, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये आ जाएगा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसको ऐड कर दो, क्या थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2MnO4 नेगेटिव प्लस में कितने हैं 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन से क्या मिला 2Mn पॉजिटिव प्लस 8H2, ऐड ही करना है, सारे बच्चे सियाणे हैं, कर देंगे, ठीक है। 10 से 10 गो, बाकी ऐड ही करना, आ गई समझ में। एसिडिक मीडियम में हो जाएगी, कहानी बची है बेसिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम की तो इजी है, ठीक है। बेसिक मीडियम में अगर आपको बैलेंस करनी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस नहीं करनी आती तो समस्या होगी। ये न्यूट्रल वाली कर लेते हैं अभी, साथ के साथ ही लिखी है ना हमने न्यूट्रल की, सॉफ्ट ही कर दिया क्या मैंने, बड़ी बात है, दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है, क्या था न्यूट्रल में, MnO2, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 2H2O, यही थी ना, कि इससे ये बना रहा है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 थी तो 2H2O लगा दिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं था तो 4H पॉजिटिव, समझ में आया। तो यहाँ पे इसने जो अपने को बताया इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिया, ये क्या कहता है कि ये मैंगनीज साल्ट जो है, क्या है, मैंगनीज साल्ट को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर। ये लास्ट रिएक्शन है आपकी बैलेंसिंग की, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमें पता है न्यूट्रल मीडियम के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये आप अपनी बुक्स में नोट कर लेना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखा नहीं है, कहीं ढूंढते रहो उसमें, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे भाई, हमें पता है मैग्नीज साल्ट जो दिया है उससे क्या मिलेगा, हमें Mn2 पॉजिटिव मिलेगा ना, क्योंकि मैग्नीज साल्ट में इसने स्पष्ट लिखा है कि ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और उससे क्या बना रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड बना रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 4, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने इधर आते ही, तभी 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर एक भी नहीं है, तो कितने आ जाएंगे 2H2O, ठीक है। और यहाँ कितनी है हाइड्रोजन 4 है, तो इधर क्या आ जाएंगे 4H पॉजिटिव आ जाएंगे, समझ में आई। तो ये हो गया बैलेंस। इसने कितने लॉस किए 2, गेन कितनी कर रहा है
3, क्योंकि हमें अब ये अप्लाई करनी है, ऊपर वाली भूल जाओ तो मरवा दोगे कहीं मेरे को, ठीक है, समझ में आई। तो ये क्या है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर वाली है उसको 2 से कर देंगे। 3M12 पॉजिटिव प्लस 6H2O से 3, क्लियर। अब इसको कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई, लॉस गेन इक्वल करना है ना, तो ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, शेर मिला 2MnO2 प्लस में 4H2O, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन से 6 गायब, बाकी लिखते जाओ। क्या लिखा है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 3M12 पॉजिटिव। अब देखो H2O कितने हैं, 6, इधर कितने हैं, 4, माइनस कर दो 2H2O, ठीक है। फिर आगे यहाँ 8H पॉजिटिव, उधर 12, तो मतलब 4 है ना, इंक्रीज हो गए तो इधर लिख दो, बाकी तो गए, तो मतलब ये कितने हो गए, टोटल जोड़ दो 5MnO2, हो गया क्लियर। तो इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, बेसिक मीडियम में। देखो बेसिक मीडियम में करना क्या है, बेसिक मीडियम में क्या करोगे, पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, इजी है। क्या होगा, पर मैग्नेट आयन है ना, बेसिक मीडियम में क्या बनाता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। है तो ये सेम ही ना, पर मीडियम है, मीडियम के हिसाब से बैलेंस करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें पता है यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +4 है, ठीक है। तो मतलब उधर से इधर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर, तो ऑक्सीजन कम हो गए उतने H2O लगेंगे ऑक्सीजन के लिए, समझ में आ गया। अब बात आती है हाइड्रोजन के लिए, बस इतना सा ही डिफरेंस है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 1 भी नहीं है। जितने हाइड्रोजन की जिस साइड कमी होती है उतने लगाओ H2O, समझ में आया, उतने H2O लगाओ और उतने ही अपोजिट साइड में क्या लगा दो, OH नेगेटिव लगा दो, समझ में आया। ये होती है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। बस हाइड्रोजन के लिए आप क्या करो, जितने H2O लगा रहे हो उतने ही OH नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन तैयार है, किसी भी बेसिक मीडियम की आ जाए हम चुटकियों में कर देंगे। अब देखो इधर कितने हैं, 4H2 है, इधर 2H2O, पहले तो इसका झगड़ा खत्म करो, M1O4 नेगेटिव, 4 में से 2 गए 2, तो 2H2O, 3 इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास बन गई ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है। हमने याद नहीं की, हमने बस 2 वर्ड सीखे कि इससे क्या मिलेगा। अब इससे आप कुछ भी कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन करना पसंद करोगे, हम करेंगे क्या, एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड से आयोडेट, कौन सी है, आयोडाइड, ये आई है एग्जाम में, और इससे बनाएंगे आयोडेट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि आयोडाइड से आयोडेट कैसे बनेगा, ये देख, ठीक है। तो ये हम इसकी लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाली, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, वो तो गेन कर रहा है ना ऊपर वाला, तो वो तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है ऊपर वाली, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करता है, ठीक है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक मीडियम में देखो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ आयोडीन का कितना है, +5 है ना। तो यहां से इधर गया, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, समझ में आ गई बात। इसने क्या कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लॉस हो गया। अब देखो यहाँ सिंगल आयोडीन, इधर भी सिंगल आयोडीन, इधर ऑक्सीजन कितनी है
3, इधर एक भी नहीं है, तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उतने H2O लगा दिए। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितनी है, इधर एक भी नहीं है, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H2O और उतने ही अपोजिट साइड में OH नेगेटिव। समझ में आ गया? अब इसको सेट करो, 3 H2 इधर 6, तो 3 बच जाएंगे उधर, तो इसको दोबारा लिखो, आयोडाइड से क्या मिला 6 OH नेगेटिव प्लस कुछ नहीं मिला, इधर चलेंगे IO3 नेगेटिव और 3 H2O और प्लस में, बस ये रिएक्शन तैयार है। ठीक है, इसने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जबकि गेन कितने का हो रहा है 3 का, तो लॉस गेन इक्वल करने हैं, तो इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा नेगेटिव प्लस से और 8 OH नेगेटिव, बस ऐड करो, कैंसल। ठीक है, और बाकी बाद में देखेंगे, पहले लिखना शुरू कर देना चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जो है ना बस उसको कैंसिल किया करो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे OH नेगेटिव कितने 6, यहाँ पे कितने 8, तो मतलब 2 इधर इंक्रीज हो गए, ध्यान रखना। इधर 4H2 है, इधर कितने 3, मतलब सिंगल H2O बच गया। ठीक है, IO3 नेगेटिव, ठीक है, और MnO2 प्लस, पता है रिएक्शन सही है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, चार्ज देखते हैं हम बैलेंसिंग में। देखो चार्ज यहाँ पे माइनस का कितना टोटल चार्ज है 3 नेगेटिव, इधर भी टोटल नेगेटिव के कितने चार्ज प्रेजेंट है 3 नेगेटिव, मतलब रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही है, आपकी इस रिएक्शन को कोई गलत नहीं कर सकता। समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। इसके अलावा भी आप कोई और जो आपको टफ रिएक्शन लगे तो उसको आप समझ सकते हो, जो एल्केलाइन मीडियम में आपको दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको थायोसल्फेट से सल्फेट की दे रखी है, वो और करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो थायोसल्फेट, ठीक है, तो थायोसल्फेट जो दिया है ना वो दिया Na2S2O3, और ये कहता है इससे बनता है सोडियम सल्फेट। आपको उनसे करवाना क्या है, आप मेन चीज़ को उठाओ ना, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन देगा H2O3, ये है थायोसल्फेट, और इससे क्या बनेगा सल्फेट बनेगा, बस। ठीक है, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कोई भी रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो बेसिक मीडियम में हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाओ सल्फर का। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 6 में से 2 गए 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितने आ गए 2, यहाँ पे सल्फर का 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि यहाँ पे कितना है 6 है। समझ में आई बात, सल्फर है कितने 2, तो इधर भी कितने होंगे 2, एक सल्फर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके ऊपर जो चार्ज है वो होता है। हमें पता है कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जोड़ोगे तो वो -2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन का टोटल 6 हो गया 3 ऑक्सीजन से, तो 6 नेगेटिव का है, तो मतलब सल्फर का टोटल 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 सल्फर में 4 पॉजिटिव बंट गया 2-2। समझ में आई बात, तो इस तरह आपने करना है। तो इधर से इधर जब सल्फर गया तो एक सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2 से 6 हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये कई बच्चे रिएक्शन गलत कर देते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमने लिख दिया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सल्फर 2 दिए, 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 8 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, ऑक्सीजन की कितनी कमी है, कितने ऑक्सीजन कम हो गए 8 इधर है और इधर 3 है, तो कितने ऑक्सीजन कम है 5, तो 5H2O लगा दो। ठीक है, समझ में आई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 10, और इधर कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे 10H2O लगाएंगे और उतने ही
हो गया। अब इसको सेट करके लिख दो। कैसे लिखोगे, हमें पता है, इसको सेट करेंगे तो क्या बन जाएगी, H2O3 नेगेटिव प्लस, देख लो भाई, क्योंकि इधर 5H2 है, इधर 10 है, तो उधर 5 बच गए ना, ठीक है। तो इधर 10OH नेगेटिव है, ठीक है, और कुछ नहीं है। 2SO नेगेटिव प्लस, ये देखो नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पे, देखो कितना मिल रहा है, 4 और 8 है 12, क्योंकि एक सल्फर पे 2 नेगेटिव है, 2 सल्फर पे 4 नेगेटिव, और 8 12। इधर भी कितने, 10 प्लस 2 नेगेटिव 12, मतलब रिएक्शन सही है, कंफर्म होता है यहाँ से। तो 8 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है भाई, लॉस कर रहा है, ले कितना रहा है बेचारा, 3, तो मतलब लॉस के इक्वल कर रहा है। तो छोटी सी छोटी कौन सी वैल्यू है, 24 ही मिलेगी अपने को। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और उसको 8 से, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगी 3H2O3 नेगेटिव प्लस 30OH नेगेटिव प्लस 6 प्लस 24। आया समझ में, कोई डाउट? तो इसको हम कर दें 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा क्या, 8MnO4 नेगेटिव 16H2O 24 इलेक्ट्रॉन और 8MnO2 प्लस 32 ऐड कर दो। समस्या 16, 24 से 24, बाकी को सेट करो। 3H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 8 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे 16H2 है, उधर 15 है, तो एक बढ़ गया, सिंगल H2O, फिर 6SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव यहाँ 32 है और यहाँ पे, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। देख सकते हो 6 नेगेटिव और 8 नेगेटिव 24 नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 8 हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, तो कितने हो गए 14, और यहाँ पे भी 14 है, मतलब रिएक्शन आपकी फुली बैलेंस है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट का। क्लियर हुआ सभी के? इसके बाद इसके अपने को कुछ यूजेस दिए पोटेशियम पर मैग्नेट के, जो आप कहाँ पे इनके यूज पढ़ लेना। यूज के अंदर जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसके यूज जो अपने को दिए हैं वो किस में दिए हैं, एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, ठीक है। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग के लिए इसका यूज़ होगा, जैसे कॉटन है, वूल है, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए। और नेक्स्ट जो है ये जर्मिसाइड वगैरह के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस वगैरह आपने स्टडी करने हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा जो डी ब्लॉक था ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है, ढंग से समझना।